नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से, जहां पर बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। बता दें आपको, भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को निर्विरोध और सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अगला अध्यक्ष चुन लिया गया है। चुनाव की औपचारिक घोषणा होते ही सदन में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे गूंज उठे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक से की। उन्होंने कहा कि आप सभी ने सर्वसहमति से मुझे चुना, इसके लिए मैं आभारी हूं। अध्यक्ष के रूप में मेरा कर्तव्य होगा कि मैं सदन के नियमों का पालन करते हुए सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करूं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि विचारों की विविधता के बीच संवाद को बढ़ावा मिले। हमें जनता की सेवा का अवसर मिला है। मेरे लिए सरकार और विपक्ष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद प्रेम कुमार को अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए और उन्हें बैठाकर बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने उनकी जीत पर पूरे सदन की तरफ से शुभकामनाएं दी और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई दी। तेजस्वी ने कहा कि प्रेम कुमार ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, इसलिए उस धरती को भी नमन है। तेजस्वी ने उम्मीद जताई कि नए अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसी को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। गया टाउन से लगातार 9 बार चुनाव जीत चुके डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार की राजनीति में एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। 1990 से लगातार चुनाव जीतना किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसी वजह से वे बिहार विधानसभा के सबसे अनुभवी विधायकों में शामिल हैं। 2025 में भी उन्होंने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई। यह जीत उनके ऊपर जनता के भरोसे और उनकी लोकप्रियता को और मजबूत करती है। विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, हम धन्यवाद देंगे और सबका सम्मान करेंगे, सबको विश्वास में लेकर चलेंगे। लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा जो है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत विधानसभा का ईमानदारी पूर्वक संचालन करें और हमारा प्रयास होगा सभी सत्ता विपक्ष सबका सम्मान, सबका आदर करेंगे, सबके विश्वास में लेकर के बिहार विधानसभा का संचालन करेंगे। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के मुद्दे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी विधायक प्रेम कुमार का समर्थन किया है। वहीं जब मीडिया ने पूछा कि पहले गृह विभाग बदला फिर स्पीकर का पद, क्या ऐसा लगता है कि आगे चलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है, तो भाई वीरेंद्र ने जवाब दिया, सही या गलत का फैसला उन्हें करना है। सही और गलत क्या होता है, यह उनका विशेष अधिकार है। मीडिया के लगातार सवालों पर उन्होंने फिर दोहराया कि जिस तरह महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल हुई थी, उसी तरह की स्थिति बिहार में भी दिख सकती है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। सर्वसम्मति से हम लोग चाहते हैं कि स्पीकर का चुनाव हो और हम लोग समर्थन कर रहे हैं। सर, आरजेडी का समर्थन है? एकदम पूरा का पूरा समर्थन है और हम चाहते हैं कि अध्यक्ष का पद जो है ऐसा होना चाहिए कि सब दल पर ख्याल उनका रहना चाहिए। तो उनसे पूछिए ना, इसमें उनका विशेष अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री के, इसमें हम लोग क्या बोलें। ये बात जान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, यहाँ भी होने वाला है। बिहार में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम हो रही है। भोजपुर जिले के कोइलवर में स्थित बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान संस्थान अब न सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए वरदान बन रहा है, बल्कि सैकड़ों जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी। आलीशान नया भवन, आधुनिक सुविधाएं, लावारिस मरीजों का मुफ्त इलाज और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब एक ही छत के नीचे। इसका पूरा श्रेय जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरगामी विजन को। बिहार का इकलौता सरकारी मानसिक अस्पताल, कभी पुराना जर्जर भवन, भीड़भाड़ और संसाधनों की कमी, लेकिन आज यही अस्पताल देश के सबसे आधुनिक मानसिक चिकित्सालयों में शुमार हो रहा है। 321 बेड का ये भवन देखते ही बनता है। अभी 180 बेड पूरी तरह चालू है और बाकी जल्दी शुरू होने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात, यहाँ इलाज सिर्फ बिहार के नहीं, देश के किसी भी कोने से आए मानसिक रोगी का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में बेसहारे मानसिक मरीजों का भी इलाज होता है और अगर उन्हें एडमिट करने की जरूरत पड़ी तो एडमिट भी किया जाता है। यहाँ उन्हें न सिर्फ दवाई और थेरेपी मिलती है, बल्कि गर्म खाना, साफ कपड़े और सामान भी। इस अस्पताल की चमक सिर्फ इमारत में नहीं, यहाँ काम करने वाली सशक्त महिलाओं में भी है। किचन सफाई, हॉस्पिटलिटी, सारा काम जीविका दीदियां संभाल रही हैं। पुराने भवन को भी खाली नहीं रहने दिया। यहाँ जीविका दीदियां स्कूल ड्रेस सिलती हैं। हर महीने हजारों ड्रेस बनकर सरकारी स्कूलों में जाती है और दीदियों के खाते में सीधे पैसे। ये सब संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व और संवेदनशील सोच की वजह से। जहाँ दूसरे राज्य मानसिक स्वास्थ्य को
प्राथमिकता नहीं देते, वहीं सीएम नीतीश ने बिहार को देश का सबसे आधुनिक मानसिक चिकित्सालय दिया और साथ ही सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी। हॉस्पिटल एक नए परिसर में शिफ्ट हुआ है, तो जो उसका पुराना परिसर था, जो प्री फैब्रिकेटेड यूनिट था, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही आधुनिक सिलाई मशीनें वहाँ पर हैं और लगभग 150 दीदियाँ वहाँ पर सिलाई का काम करती हैं। ये लोग आंगनवाड़ी केंद्र से के साथ भी इनका टाई अप है, वहाँ के भी यूनिफॉर्म ये लोग सिलती हैं और साथ ही ये आसपास के मार्केट के नीड्स के हिसाब से भी ये लोग अपना ड्रेसेस बनाती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जीविका दीदी यहाँ पर काफ़ी सक्रिय हैं और ये खुद ट्रेन भी होती हैं, ये यहाँ पर कार्य भी सीख रही हैं और कार्य कर भी रही हैं और साथ ही बाकी लोगों को भी ये लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सुपौल जिले की पिपरा नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड नंबर 7 के पार्षद आशीष कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुषों ने नगर पंचायत पिपरा कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि पिपरा नगर पंचायत में आवास योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में जमकर अवैध वसूली की जाती है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। आरोप लगाया कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। नगर पंचायत पिपरा कार्यालय के सामने विभिन्न वार्डों से जुटे सैकड़ों महिला पुरुषों ने वरीय अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों ने लिखित आवेदन देकर नगर पंचायत पिपरा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई का अनुरोध किया। आवास योजना मिलले 60,000 टका गिरले, 60,000 टका गिरले, 9 महीना भए गेलै, 9 महीना भए गेलै, हमरा आरके टका नहीं गिर रहल छै खाता में। घूस मांगे छै 30,000 टका घूस, आबै छै तऽ कहै छै घूस दे तब देबो इंदिरा आवास, तब टका गिरतौ खाता में। तो हमरा के गरीब लोग छियै, कमा के खाइ छियै, नहीं घर छै रहे ले, नहीं जमीन छै, नहीं जगह छै, बस्ती में कोई देखे वाला नहीं छै, पूरा एकदम बर्बाद भए गेलै 7 नंबर वार्ड। नहीं एकटा बल्ब लगेलकै बस्ती में, नहीं नाला बनेलकै, कोई चीज के देख रेख नहीं छै 7 नंबर वार्ड में। सहरसा नगर निगम क्षेत्र के सुपरमार्केट स्थित नए बस स्टैंड में यात्रियों और बस चालकों को हो रही परेशानियों को लेकर नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बस स्टैंड में शौचालय और पेयजल की बेहतर व्यवस्था, बाहरी परिसर में यात्री शेड, बस मैकेनिक के लिए स्थायी शेड और बस एसोसिएशन के लिए कार्यालय निर्माण का आदेश दिया। इसके अलावा बस स्टैंड के एग्जिट पॉइंट पर अवैध रूप से चल रहे होटलों को हटाकर अन्य जगह विस्थापित करने की बात कही गई। मालूम हो कि एग्जिट पॉइंट पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर राजू होटल नामक कैंटीन संचालित होने से बसों के आवागमन में परेशानी हो रही है। नगर निगम ने बस स्टैंड परिसर को व्यवस्थित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। स्टैंड जो सुपरमार्केट के बगल में अब चालू हो गया है, उसमें कई समस्याएं थी पहले, कई समस्याओं का निराकरण हो गया है, लेकिन अभी भी जैसा एसोसिएशन वालों ने बतलाया, सचिव महोदय ने उनके बतलाए कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। हम लोगों ने समय दिया है कि लगभग 1 महीना आप इंतज़ार कीजिए। नए साल में आपको एक व्यवस्थित और सुंदर बस स्टैंड सहरसा वासियों को, आप लोगों को मिलेगा। तो पहला काम जो इनका डिमांड है कि एक तत्काल में शौचालय को खोल देना, ताकि जो खासकर महिलाओं को, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, बहुत जेन्युइन समस्या है। और आज ही हम आदेश दिए हैं, अभी 15 से 20 मिनट के बाद में जो बंद करके भाग गया है शौचालय वाले सब, जो भी ओनर थे उनके पहले, हम उसका ताला तोड़वा रहे हैं और ताला तोड़वा रहे हैं और फिर वहाँ पर शौचालय का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं लोगों के सामने में व्यवस्था कर देंगे, यही लोग व्यवस्थापक रहेंगे। कोई आदमी रहेगा जो मेंटेनेंस के नाम पर कुछ चार्ज लेगा, जो जेन्युइन चार्ज होगा, और शौचालय साफ़ सुथरा होकर के सभी यात्रियों के लिए उपयोगी हो। अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों का, जहां पे प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के चर्चित सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी मिली है कि ईडी ने सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के बदले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मामले में छापेमारी की है। इस मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ उसके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को सुबह सुबह ही जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई को लेकर ईडी के एक अधिकारियों ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और संदिग्ध हवाला ऑपरेटर नरेश कुमार केजरीवाल, उनके कुछ पारिवारिक सदस्यों और सहयोगियों के रांची, मुंबई और सूरत स्थित परिसरों की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें, रांची में केजरीवाल के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय सहित आवासीय ठिकानों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है।
साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर जांच तेज कर दी है और इस मामले से जुड़े 11 लोगों को समन जारी कर रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनमें साहिबगंज के माइनिंग अफसर, खनन कारोबारी और ठेकेदार भी शामिल हैं। तो वहीं बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा इलाके के कई कारोबारी भी सूची में शामिल हैं। ईडी ने ECIR दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की और अब तक एजेंसी 30 जून 2025 तक इस प्रकरण में 5 पूरक चार्जशीट अदालत में दाखिल कर चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच में ये लगातार सामने आया है कि साहिबगंज में एक संगठित खनन सिंडिकेट सक्रिय था और वही नेटवर्क अवैध खनन, अवैध परिवहन, जबरन वसूली और खनन कारोबार पर दबदबा बनाकर करोड़ों की कमाई कर रहा था। और रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भंजंत्री की अध्यक्षता में बीते 1 दिसंबर 2025 को समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में पेंशन दरबार सह सेवा निवृत्ति विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त द्वारा सेवा निवृत्त हुए कुल 14 शिक्षकों को मोमेंटो शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जिला का इस कार्यक्रम में सेवा निवृत्त हो रहे शिक्षकों को उनके सेवा निवृत्ति के ही दिन सेवा निवृत्ति के सारे लाभ भी दे दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने इस आयोजन में सभी सेवा निवृत्त हो रहे शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ये कहा कि आज इस सेवा निवृत्ति के ही दिन रिटायरमेंट बेनिफिट का सारा लाभ दिया जा रहा है। और देवघर जिले में तेजी से बढ़ रही अवैध लकड़ी कटाई अब प्रशासन की आंख की किरकिरी बन चुकी है। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक कई ऐसे अनधिकृत आरा मिल धड़ल्ले से चल रहे हैं जो न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि जंगलों को भी बर्बादी की कगार पर धकेल रहे हैं। जिला वन कार्यालय के अनुसार पूरे जिले में मात्र 40 मिल अधिकृत हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सैकड़ों अवैध आरा मिल गाँव देहात में छपकर चालू है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि घने और मजबूत पेड़ों की कटाई खुलेआम हो रही है। कई बार कार्रवाई की कोशिशें भी हुई पर स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के आरोप छापेमारी को कमजोर बना देते हैं। सूचना पहले ही लीक हो जाती है और मौके पर कुछ नहीं मिलता। हम लोग देवघर वन प्रमंडल के द्वारा नियमित रूप से हम लोग समय समय पर हमेशा कार्रवाई किया जा रहा है अवैध आरा मिल पे। और इस बीच में जो भी हम लोग को सूचना मिलती है, जैसे अभी हम लोग को कुछ अवैध आरा मिल की सूचना मिली है, तो उसका लिस्ट जो है हम लोगों ने वन क्षेत्र पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया है और उस पर जांच भी चल रही है। जहाँ तक जो प्रारंभिक सूचना है मेरे पास, उसमें से काफ़ी आरा मिल जो है जिससे पहले भी कार्रवाई हो रखी है। तो अगर इन केस अगर उसमें फिर से अगर उनके द्वारा संचालन शुरू किया गया तो उसको फिर से उसको नष्ट कर दिया जाएगा और उसको सॉमिल रेगुलेशन एक्ट के तहत हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। देवघर के मधुपुर स्थित मिशन गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जिसके बाद स्थानीय लोग डरे, सहमे और भयभीत हैं। दरअसल गांव की रहने वाली कमली देवी नाम की बुजुर्ग महिला को कुछ ग्रामीणों ने घर से घसीटते हुए गला रेत कर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि ग्रामीणों को उस महिला पर डायन होने का शक था। घटना को लेकर मृतक महिला कमली देवी के बेटे पिंकू मंडल ने बताया कि 27 नवंबर की देर शाम उनके परिवार के लखन मंडल, गिरीश मंडल, अनिल मंडल, मुकेश मंडल और भागीरथी मंडल के साथ कुछ महिलाओं ने उनकी मां को घर से चुपचाप घसीटते हुए ले गए और फिर गला रेत कर हत्या करने के बाद गौरीचक खदान में शव को फेंक दिया। 29 नवंबर को जब पुलिस को मृतक महिला का शव मिला तो शरीर के कपड़े और हाथ की चूड़ियों से परिजनों ने कमली देवी को पहचाना। वहीं घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले लखन मंडल के छोटे लड़के की मौत हुई थी और उसके परिवार के लोगों को यही लग रहा था कि कमली देवी ने ही जादू टोना के माध्यम से उसके बेटे की जान ली है। इसलिए लखन मंडल के साथ उसके सहयोगियों ने कमली देवी को घर से घसीट कर उसका गला रेत दिया और फिर उसके शव को खदान में फेंक दिया। अब बोकारो से खबर है, जहां चीरा चास थाना क्षेत्र के शांतिनगर के रहने वाले हर्ष कर्मकार के घर टाइल्स मार्बल का काम करने आए चास नगर निगम वार्ड नंबर 6 के रहने वाले पंकज महतो कल से ही लापता है। कल वह यहां काम करने आया था, शाम को वह अपने घर नहीं पहुंचा और आज सुबह पंकज महतो का शत विशत शव झरिया ओपी थाना अंतर्गत पुलिस को मिली है। वहीं पुलिस ने आरोपी हर्ष कर्मकार को हिरासत में लिया। तब तक लोगों की भीड़ ने आरोपी पर पुलिस के सामने ही हमला कर दिया और जमकर पिटाई भी कर दी। भीड़ ने आरोपी के मां के ऊपर भी हमला करते हुए पिटाई की है।
करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मोदी सरकार के द्वारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने के मामले में धमकी की राजनीति और तानाशाही रवैये के मामले में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आह्वान में अंबिकापुर की घड़ी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। सरगुजा और सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के निर्देश पर अंबिकापुर की घड़ी पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पीएम का पुतला दहन किया। एक स्वाधीनता संग्राम में काम करने वाला पेपर, उसको खड़ा करने के लिए उनके एम्प्लॉइज को वेतन देने के 0% ब्याज में एक नया पैसा का कहीं इधर से उधर नहीं हुआ है, एक जमीन इधर से उधर नहीं हुआ है, केवल हवा में। ये देश के आम जनता का ध्यान भटकाने का, देश के जो समसामयिक समस्या है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कहीं कंट्रोल नहीं है। छत्तीसगढ़ का हालत देख लिया, आज 2 साल हो गया, क्या चल रहा है पता चला 2 साल में क्या किए इन्होंने? चाहे दारू दुकान, चाहे शिक्षा वाला स्कूल बंद कर दो, चाहे बिजली बिल बढ़ा दो, चाहे इसके अलावा 2 साल में कुछ किया है? सड़क का क्या हालत है बना है? राष्ट्रपति महामहिम आ रहे तो लग रहा था कि पूरा चमन हो जाएगा। आज क्या हालत है जाके देखो। ईडी, ईओडब्ल्यू, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का क्लब करके पुतला दहन किया था। धन्यवाद। चलिए। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में आज कमर्शियल टैक्सी चालक अपनी लंबित मांगों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलने पहुंचे हैं, जहां उन्हें काफी जद्दोजहद के बाद भी मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था। वहीं एपीएन न्यूज के दखल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कमर्शियल टैक्सी चालकों को मिलने बुलाया। कमर्शियल टैक्सी चालक एयरपोर्ट में घट रही अनियमितताओं से काफी छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इसे लेकर वे सांसद, विधायक, कलेक्टर, थाना सभी जगह शिकायत कर चुके हैं, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एयरपोर्ट में खुल्लम खुल्ला दबंगों का राज बना हुआ है। इस पर हमारे संवाददाता महेंद्र साहू ने कमर्शियल टैक्सी चालकों से खास बातचीत। आज हम राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कमर्शियल टैक्सी चालक जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो अपनी मांगों को रखना चाह रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, वो हम सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, आम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। ये दबंगई कौन है, दबंग कौन है जो दादागिरी कर रहे हैं, वो हम जानना चाहेंगे। क्या है पूरी मांगे आप लोग? हमारी मांगे ये है सर कि जो भी गैर कानूनी काम एयरपोर्ट में चल रहा है उसे बंद किया जाए। पिछले विगत 3 सालों से हम लगातार सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जैसा कि पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी के जितना भी कैंपस एरिया है वहाँ पे ऑटो अलाउ नहीं है, जिसके लिए हमने लगातार प्रति आवेदन देते गए, मांग करते गए, थाना कोर्ट सभी जगह कहीं मांगे पूरी नहीं हुई। फिर हमने भारतीय विमानतल में आरटीआई के तहत एक लेटर आया, लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भारतीय रायपुर एयरपोर्ट के अंदर में ऑटो और बाइक अलाउ नहीं है। उसके बाद भी आज 4 महीने से ना पार्किंग हमारा सहयोग कर रहा है, दादागिरी से ऑटो वाले अंदर घुस रहे हैं। डायरेक्टर साहब के पास इतना समय नहीं है कि वो हमसे मिल के हमारी मांगों को सुने, और एटीएम मैनेजर साहब आते हैं, वो मांगे सुनते हैं, उस समय के माहौल को शांत करवा के चले जाते हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी तरीके से नहीं पूर्ण हो पा रही है, जिसके कारण हमारे 600 ड्राइवर भाई जो रोज अप डाउन कर रहे हैं उन सभी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम प्रतिदिन पार्किंग के लिए 60 रुपया देते हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी को 40 रुपया जाता है, 7% हम जीएसटी देते हैं, और इसके बाद भी यहाँ पे विदाउट नंबर कमर्शियल वाहन को छोड़ के जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही है वो सवारियों को ले जा रही है, जिससे कि एयरपोर्ट को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। डायरेक्टर साहब से हम पिछले 3 साल से 2-3 डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, आवेदन तो देते जा रहे हैं, बात भी सुनते हैं, लेकिन कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन का खेल जोरों पर है। जिले की सेल्दी रेत खदान में 7 चैन माउंटेन मशीनों के माध्यम से दिन रात अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है, जो एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। मजदूरों की बजाय मशीनों से रेत लोडिंग की जा रही है, जिसमें महानदी का सीना चीर दिया गया। ये वही रेत खदान है जहां कुछ वर्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव और उनके साथियों को रेत माफियाओं ने अधरनग्न कर मारा था। इसके बावजूद अवैध रेत उत्खनन बंद नहीं हो रहा है, जिससे लगता है कि इसमें बड़े नेताओं और मंत्रियों का संरक्षण है। इस मामले में जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी या फिर यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा?
मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र का है, जहां ट्रैक्टर से अवैध सगुन परिवहन कर रहे ट्रैक्टर पर फिंगेश्वर वन विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए 3 नग गोला जब्त किया है। वन विभाग की टीम ने लगभग रात 12 बजे अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए 3 नग सागौन गोला जब्त किया। बता दें कि ग्राम सोरित निवासी धनीराम पिता खलीराम निषाद के खिलाफ ये कार्यवाही की गई है, जिसके द्वारा ट्रैक्टर से लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग स्कूली छात्रा से बैड टच का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ट्यूशन टीचर के द्वारा सवाल समझने के नाम पर छात्र के साथ बैड टच की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं नाबालिग की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां पर पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 2 की मतदाता सूची में बड़ा घोटाला सामने आया है। सूची में एक ही व्यक्ति के नाम पर 268 बच्चों की एंट्री दर्ज मिली है। हैरान करने वाला मामला शेकाप के पूर्व नगर सेवक अरविंद महात्रे ने उजागर किया है। महात्रे के अनुसार इन 268 नामों में अधिकांश युवक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं। ये युवक पनवेल में ना तो रहते हैं और ना ही उनका उस पते से कोई संबंध है, फिर भी उनकी मतदाता के रूप में एंट्री कर दी गई है। इससे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली और फर्जीवाड़े का संदेह गहरा गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर विदिशा के पठारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदनपुर ट्रांसफार्मर के विद्युत पोल पर चढ़कर चंद्रेश विश्वकर्मा काम कर रहा था। वहीं चंद्रेश बिजली विभाग में ही आउटसोर्स कर्मचारी था। वहीं काम करने के दौरान लाइन को बंद रखा गया था, लेकिन अचानक लाइट चालू कर दी गई, जिससे उसे करंट लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर बिजली कर्मचारियों पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या करार देते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना का दूसरा दिन शव को रखकर चक्का जाम किया गया। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि हंगामे की जानकारी मिलने के बाद विधायक के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया था। मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की ओर से परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिलाए जाने की मांग और अन्य मांगे शामिल थी। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां पे पंजाब पुलिस ने एक बार फिर बॉर्डर पार से चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर पाकिस्तान से जुड़े एक हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 मॉडर्न पिस्टल बरामद किए, जिसमें 3 PX-5 और 4 30 बोर के पिस्टल शामिल है। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मीडिया को जानकारी दी है और बताया है कि ऑपरेशन कई दिनों की निगरानी और खुफिया प्रयासों के बाद सफल हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गैंग पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के इशारों पर काम करता था, जो व्हाट्सएप के जरिए तस्करों को निर्देश भेजता था। हथियारों के डिलीवरी पॉइंट और पिकअप लोकेशन उसी हैंडलर द्वारा तय किए जाते थे। तो स्टेट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे APN न्यूज के साथ। नमस्कार।